जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं चैक बोर्ड कक्षा 12वीं के मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो दोस्तों 4 फरवरी 2026 का एग्जाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का, उसके लिए लेकर के आ गए हैं वो भी सब्जेक्टिव का। इससे पहले दोस्तों हमने ऑब्जेक्टिव का जो आप लोग का क्वेश्चन था कुल 30 ऑब्जेक्टिव का करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए हमारा प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो अर्थशास्त्र का रहेगा इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए होंगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम उन सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर में आप लोग देख लीजिए, समान निर्देश परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उन सभी के चाहे तो आप अपने उत्तर भाषा में दे सकते हो। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 22 दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। और नीचे देख लीजिए, प्रश्न संख्या 9 से 16 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। अधिकतम 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक है। और देख लीजिए, प्रश्न संख्या 17 से 22 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। अधिकतम 250 शब्दों में। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले खंड ए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाला है। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। तो पहला प्रश्न है, घाटिया या निम्न कोटि की वस्तु को परिभाषित करें। तो दोस्तों पहले आप लोग इसका क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो और समझ लो, उसके बाद हम लोग इसका आंसर भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन, उसके बाद आंसर। तो दूसरा है, पूर्ण प्रयोक्ता में ए आर का एक्स अक्ष के समांतर क्यों होता है। तो इसका भी हम लोग देखेंगे। तो आप चाहे तो इसका जो क्वेश्चन है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। दूसरा है, 3 विभिन्न विधियों को सूची बनाइए जिसमें अल्पाधिकार कर्म व्यवहार कर सकता है। और चौथा है, व्यवस्थित और समष्टित अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। 5 है, सीमांत लागत और औसत लागत को परिभाषित कीजिए। छठा है, वैधानिक सरलता अनुपात क्या है। 7 नंबर का है, उपभोक्ता फलन किन चरों के बीच संबंध व्यक्त करता है। तो दोस्तों यह हमारा जो है इकोनॉमिक्स का है, याद है ना इकोनॉमिक्स, जो आप लोगों को 4 फरवरी का एग्जाम होने वाला है। तो 8 नंबर का है, व्यापार और शेष चालू खाता शेष में अंतर बताएं। तो अब हम लोग देखेंगे खंड बी लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाला है। तो इसका भी पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसका बाद इसका उत्तर देखेंगे। तो 9 नंबर का है, संतुलन को परिभाषित करें। किस स्थिति में बाजार को संतुलित अवस्था में कहा जाता है। 10वां है, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करें। और 11वां है, बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। 12 है, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। या सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है। 13 नंबर देख लीजिए, संतुलित कीमत क्या है, रेखा चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपको रेखा चित्र बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगा आंसर की में। तो पहले क्वेश्चन देखा जाए। 14 नंबर का है, बाजार की परिभाषा दीजिए। उन 4 तत्वों को लिखें जिनके आधार पर विभिन्न बाजारों को परिभाषित किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे 15 नंबर का, 16 का भी आप लोग देख लीजिए। दोस्तों अब आप लोग क्वेश्चन को अब पढ़ो, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। तो देख सकते हो 16 का भी। अब यहाँ पे है खंड सी का दिया गया 5 नंबर, ये अंकीय वाला है। तो निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 17 नंबर का है, अधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, अधिमान वक्र की विशेषता को स्पष्ट करें। 18 नंबर, एक फर्म की कुल स्थित लागत कुल प्रतिवर्ती लागत और तथा कुल लागत क्या है, वह किस प्रकार से संबंधित है। 19 नंबर, बाजार कीमत एवं समान कीमत में अंतर दीजिए। और 20 नंबर देख लीजिए, जीडीपी से आप क्या समझते हैं और गणना से आप क्या करेंगे, व्याख्या कीजिए। 21 है, जब स्वास्थ्य निवेश और उपभोक्ता व्यय 50 करोड़ हो और सीमांत बचत प्रवृत्ति MCP 0.2 तथा अस्तर रुपये 4000 हो तो प्रतिशत समांग याद करें। यह भी बताएं कि अर्थव्यवस्था संतुलन में है या नहीं। मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमने सभी क्वेश्चनों को देख लिया है। तो चलिए इन सभी को हम लोग अब उत्तर भी देख लेते हैं जो दिए गए हैं।
तो यहाँ पे देख लीजिए खंड ए लतु उधर ये प्रश्न है 2 अंक का। निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या जो पहला पूछा गया था, घाटिया या निम्न कोटि की वस्तु को परिभाषित करना था। तो कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा, घाटिया या निम्न कोटि की वस्तु इन फ्रैक्शन गुड व उत्पाद या सेवा है जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ाने पर घट जाती है, क्योंकि आय बढ़ने पर लोग बेहतर और महंगे विकल्प की ओर बढ़ते हैं, जैसे कम आय में सस्ती दालें या सार्वजनिक परिवहन की बजाय आय बढ़ने पर बेहतर वाहन खरीदना। तो 2 नंबर का आप देख लीजिए उत्तर, पूर्ण प्रयोक्ता में औसत आगम AR वक्र एक्स अक्ष के समांतर सेक्षित होता है, क्योंकि फर्म एक मूल्य स्वीकृता प्रिक्स ट्रैकर होती है और बाजार द्वारा निर्धारित स्थिर कीमत पर ही अपनी वस्तुओं की कोई भी एक मात्रा बेच सकती है। चूंकि हर अतिरिक्त इकाई का सामान्य मूल्य प्राइस बराबर बिकती है, इसलिए मात्रा बदलने पर भी औसत आगम स्थित रहता है। तो अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर का, देख लीजिए जो पूछा गया था, 3 विभिन्न विधियों को सूची बनाइए जिसमें अल्पाधिकार फर्म व्यवहार कर सकता है। तो लिखिएगा, अल्पाधिकार में कुछ बड़ी ही फर्में होती है जो परस्पर निर्भरता के कारण मुख्य रूप से 3 कारकों को व्यवहार करती है। पहला, मिलीभगत या कार्टेल, जहां फर्म मिलकर एकाधिकार की तरफ काम करती है। दूसरा, कीमत नेतृत्व, जिसमें एक प्रमुख फर्म कीमत तय करती है और अन्य अनुसरण करती है। तीसरा लिखिएगा, गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा, जिसमें विज्ञापनों और बेहतर उत्पाद सेवाओं द्वारा प्रतिस्पर्धा की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का, व्यक्ति और अस्पष्ट अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करना था। तो व्यक्तिष्ठ और समष्टिष्ठ अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर अध्ययन के पैमाने का है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक व्यक्ति, परिवार या फर्म जैसे छोटी आर्थिक इकाइयों का विश्लेषण करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय, बेरोजगार और मुद्रास्फीति जैसी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। जहां व्यष्टि मूल्य निर्धारण पर केंद्रित है, वहीं समष्टि समग्र आर्थिक नीति पर ध्यान केंद्रित करता है। तो 4 नंबर तो हो गया हमारा फाइनल। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, सीमांत लागत और औसत लागत को परिभाषा दीजिए। तो सीमांत लागत किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर आने वाली अतिरिक्त लागत है, जबकि औसत लागत कुल उत्पाद की इकाई लागत होती है जो कुल लागत को उत्पादित इकाइयों की संख्या से विभाजित करने पर मिलती है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग 6 नंबर का है, वैधानिक तरलता अनुपात क्या है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, वैधानिक तरलता अनुपात SLR वाणिज्य बैंकों के पास मौजूद कुल जमा NDTL का वह न्यूनतम प्रतिशत है जिन्हें नकद, सोने या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है। RBI द्वारा निर्धारित यह दर वर्तमान में लगभग 18% बैंकों को वित्तीय संकट से बचाने और ऋण प्रवाह करने को नियंत्रित में काम करती है। तो 6 का तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब 7 का भी देख लीजिए, कुल 6 ही का उत्तर देना था। तो आप लोग को जो जो अच्छा लगेगा क्वेश्चन और उसका उत्तर उसी को आप लोग लिख लीजिएगा। तो 7 का है, उपभोग फलन किन चरों के बीच संबंध को व्यक्त करता है। तो उपभोग फलन मुख्य रूप से कुल उपभोग व्यय और परियोजना के बीच कार्यात्मक संबंध के व्यक्त करता है। यह दर्शाता है कि आय में परिवर्तन होने पर उपभोग कैसे बदलता है। तो अब देख लीजिए 8 का उत्तर जो दिया गया है, व्यापार शेष BOT केवल वस्तुओं के निर्यात और आयात का अंतर है, जबकि चालू खाता शेष में व्यापार शेष के साथ सेवाओं, आय और एक तरफा हस्तांतरण भी शामिल होते हैं। सरल शब्दों में व्यापार शेष चालू खाते का एक संकुचित हिस्सा है जो केवल दृश्य वस्तुओं तक सीमित है, जबकि चालू खाता व्यापक आर्थिक लेन देन दर्शाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं खंड बी का लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गया था 3 अंकों का। निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो हमने जो प्रश्न पूछा गया था 8 का भी उत्तर लेकर आ गए हैं। तो आप लोगों को चिन्हित कर लेना है, कुल 6 ही प्रश्नों को देना है। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगेगी उसी को आप लोग लिख लेना 6 को। तो संतुलित को परिभाषित करें, किसी स्थिति में बाजार को संतुलन अवस्था में क्या कहा जाता है। तो उत्तर लिखेगा, बाजार संतुलन वह स्थिति है जहां किसी वस्तु या सेवा की मांग की मात्रा, डिमांड और आपूर्ति की मात्रा एक दूसरे के बराबर हो जाती है। यह स्थिति में बाजार में उत्पादन की न तो कमी होती है और न ही अधिकता, अधिशेष और कीमत स्थित हो जाती है। तो क्योंकि कोई भी पक्ष खरीदारी विक्रेता मौजूद स्तर से बदलने के लिए प्रेरित नहीं होता है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग 10 नंबर का है,
घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर लिखिएगा, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लॉ ऑफ डिमाइसिंग मार्जिनल अल्टरनेटिविटी बनाता है कि जैसे जैसे उपभोग किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करता है, वैसे वैसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के मिलने वाली संतुष्टि सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का, देख लीजिए। बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, रेखाचित्र स्पष्ट कीजिए। तो लिखिएगा, बाजार संतुलन वह स्थिति है जहां किसी वस्तु की बाजार मांग और बाजार आपूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती है। यह उस बिंदु संतुलन मूल्य पर होता है जहां खरीदार और विक्रेता दोनों संतुष्ट होते हैं, जिससे कीमत और मात्रा स्थित हो जाती है। इस स्तर पर न तो वस्तुओं की कमी होती है और न ही अधिकता। तो इसका तो हो गया 11 का कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन 12 का भी देख लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद को किस प्रकार संबोधित है। तो लिखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसको कहा जाता है, एक निश्चित समय और आमतौर पर एक वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। इन्वेस्टिबल यह उत्पादक के स्वामित्व पर परवाह किए बिना केवल देश के भीतर उत्पादक को मापता है। यानी कि दोस्तों, एक साल में आपके घर के अंदर कुल कितने सामान जो उत्पादित हुए, कुल कितने का इन्वेस्ट किए, और वह जो है क्या क्या हुआ उसका जो है वही सबको जो मिला करके जो जीडीपी कहा जाता है। जैसे कि आपको देखा ही होगा कि भारत अभी जीडीपी के मामले में चौथे नंबर पर है। जीडीपी यानी कि 3 दशमलव कुछ है, 75-76 के आसपास ट्रिलियन डॉलर में। तो और अमेरिका का तो जानते हो 1 पर, दूसरा में चाइना, तीसरा पर है आपका जर्मनी और 4 पर आ गया है भारत। सन 2026 में आया हुआ है, 25 का गणना हुआ है, जोड़ा गया है, तो उसमें आया हुआ है। 26 में इसका जो है प्रदर्शित किया गया। तो अभी तो 26 स्टार्ट ही हुआ है, तो इसका भी कहाँ पता चलेगा। तो चौथे पर आ गया है। तो आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का। संतुलन कीमत क्या है, रेखाचित्र बनाइए। तो संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति बराबर होती है, जिसके बाजार में न तो कोई कमी होती है और ना ही अधिकता होती है। इस रेखाचित्र में मांग वक्र और आपूर्ति वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ कीमत y अक्ष और मात्रा x अक्ष पर मिलती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का। बाजार की परिभाषा दीजिए। उन 4 तत्वों को उल्लेखिए जिनके आधार पर विभिन्न बाजारों को परिभाषित किया जाता है। तो बाजार एक ऐसी व्यवस्था है, स्थान या आभासी मंच है, जहां खरीदार और विक्रेता वस्तु या सेवाओं का लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय जिसको कहा जाता है, और एक निश्चित मूल्य पर आपसी सहमति में सौदा तय करते हैं। यह केवल एक भौतिक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इसके अंतर्गत आते हैं, जहां आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता निजी संपत्ति का अधिकार, लाभ कमाने का उद्देश्य, स्वतंत्र बाजार, मांग आपूर्ति, प्रतिस्पर्धा और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप है। इस प्रणाली में उत्पादक के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और वस्तुओं के मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होते हैं, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता, नवाचार और उपभोक्ता विकल्पों को बढ़ावा मिलता है। तो 15 का तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का। तो चित्र के द्वारा वास्तविक प्रवाह तथा मौद्रिक प्रवाह में अंतर बताना था। तो लिखिएगा, वास्तविक प्रवाह रियल फ्लो में उत्पादक और परिवारों के बीच वस्तुओं सेवाओं का भौतिक आदान प्रदान होता है, जबकि मौद्रिक प्रवाह मनी फ्लो इनके बदले धन भुगतान मजदूरी का प्रवाह होता है। वास्तविक प्रवाह में वस्तुएं जैसे श्रम उत्पाद हस्तांतरित होती है, वहीं मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चलती है। तो इस प्रकार से इसका लिखिएगा। तो इसका तो हो गया। अब देख लीजिए हम लोग खंड सी में है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक वाला है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो 17 में देख लीजिए, अधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं। अधिमान वक्र की विशेषता को स्पष्ट करें। तो अधिमान वक्र ऐसी ग्राफिकल उपकरण है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है जिनमें उपभोक्ता को समान असंतुष्टि प्राप्त होती है। इस वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर उपयोगिता समान होने के कारण उपभोक्ता किसी एक संयोजन के प्रति तटस्थ रहता है, यानी उसे कोई प्राथमिकता नहीं होती है। तो अगला देख लीजिए आप लोग 18 नंबर का है। बाजार की कीमत समान कीमत में अंतर लिखना था। तो बाजार मूल्य
किसी वस्तु का वह वास्तविक अस्थायी मूल्य है जो किसी विशेष समय में मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलता रहता है, जबकि सामान्य मूल्य वह दीर्घकालीन औसत मूल्य में जो उत्पादन लागत लंबी अवधि की मांग आपूर्ति संतुलन से तय होता है। वही बाजार मूल्य इसी सामान्य मूल्य के आपस को घूमता रहता है। तो दोस्तों यह तो हो गया। अब हमारा है 19 नंबर का, जीडीपी से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करेंगे, व्याख्या करना है। तो जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जीडीपी से मूल्यह्रास घटाया जाता है। शुद्ध विदेशी साधन आय जोड़ी जाती है और शुद्ध अप्रत्यक्ष एनआईटी घटाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका किया जा सकता है। तो अगला है हमारा 20 नंबर का, मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। तो मुद्रा दोस्तों मनी सरकार द्वारा जारी की गई कानूनी माध्यम है जो वस्तुओं सेवाओं और विनिमय ऋणों को भुगतान और मूल्य संचयन के लिए सामान्यतः स्वीकार है। यह नोट और सिक्कों के रूप में होती है जो आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाती है। मुद्रा के मुख्य कार्य में विभिन्न का माध्यम है, मूल्य का मापक और स्थगित भुगतानों का आधार शामिल होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।